एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की जो जनरल रिएक्शन है वो तो है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के जरिए हमने HCN का एडिशन, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का एडिशन, अमोनिया का एडिशन जिससे इमीन्स बनते हैं, और अमोनिया के डेरिवेटिव्स का एडिशन जैसे NH2OH, NH2OH का एडिशन, 1 डिग्री अमीन्स का एडिशन, इस तरह के रिएक्शंस के बारे में जाना। ठीक है, तो जो एसिटल फॉर्मेशन, सोडियम बाइसल्फाइड का एडिशन, तो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की एक जनरल रिएक्शन तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है। इसके अलावा हमने उनके ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में भी बात करी, टॉलेंस टेस्ट, फेलिंग्स टेस्ट एंड आयोडोफॉर्म टेस्ट के बारे में बात करी। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन है उसके बारे में हम बात कर रहे थे। ठीक है, तो वो डिस्कशन अपना पूरा नहीं हो पाया था। उस डिस्कशन को पूरा करते हुए फिर हम आज कार्बोक्सिलिक एसिड्स की तरफ आएंगे। एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल फॉर्मेशन। एल्डोल तो होता है बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन। एल्डोल होता है बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। वैसे बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन्स को भी एल्डोल ही कहते हैं, स्ट्रिक्टली स्पीकिंग उनको कीटोल्स कहना चाहिए। एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट वो एल्डिहाइड या कीटोन दे सकता है जिसके अल्फा पोजीशन पर हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, कम से कम 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, 2 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो तो फाइनल एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट बन सकता है। तो इस रिएक्शन का मैकेनिज्म एक बार फिर रिकॉल करते हैं। ये रिएक्शन एक स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में होती है, थोड़ा सा वार्म रखना पड़ता है सोल्यूशन को NaOH या KOH की प्रेजेंस में। ठीक है ना, 40-50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर सबसे पहले तो OH माइनस इस अल्फा हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। ये अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक क्यों है? क्योंकि इसको एब्स्ट्रैक्ट करने के बाद जो कॉन्जुगेट बेस बन रहा है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। दिस कॉन्जुगेट बेस इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। इस कॉन्जुगेट बेस को इनोलेट आयन कहते हैं। अगर कॉन्जुगेट बेस रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो तो फिर हाइड्रोजन एसिडिक होगा। किसी भी हाइड्रोजन का एसिडिक नेचर जज करने का एक तरीका ये भी है कि आप उसको रिमूव करके देखें, H+ आयन वहां से रिमूव करें और देखें कि बनने वाला जो एनायन है कॉन्जुगेट बेस वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है या नहीं। और अगर कॉन्जुगेट बेस रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है तो फिर कॉरेस्पॉन्डिंग कंपाउंड को, कॉरेस्पॉन्डिंग एसिड को एसिडिक माना जा सकता है, कॉरेस्पॉन्डिंग हाइड्रोजन को। उसके बाद ये जो इनोलेट आयन बना है ये एक न्यूक्लियोफाइल की तरह दूसरे एल्डिहाइड मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा। इसी का जो पेरेंट एल्डिहाइड है उस पर ये अटैक करेगा। यहाँ से फिर से पाई बॉन्ड बनेगा, ये पाई बॉन्ड इस कार्बन पर शिफ्ट होगा, इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आएगा और उस नेगेटिव चार्ज के थ्रू ये अपने पेरेंट मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा। ऐसा करने के बाद RCH2 CHO- ये एक एल्कोक्साइड आयन बन जाएगा और इससे एक दूसरा मॉलिक्यूल आकर अटैच हो रहा है। अभी जो मैंने ब्लू में बनाया ये तो एक मॉलिक्यूल है, यहां से आने वाला मॉलिक्यूल, और अब जो मैं बनाऊंगा ये दूसरे मॉलिक्यूल से आने वाला पार्ट है, CHR C डबल बॉन्ड OH। इस तरह से 2 एल्डिहाइड मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ गए हैं। ये यहां तक ये प्रोसेस एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है। यहाँ पर एक एल्कोक्साइड आयन बना है, एल्कोक्साइड आयन। ठीक है ना, कार्बन पर अगर ऑक्सीजन लगाओ और उस ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज हो तो इसको अपन एल्कोक्साइड आयन बोलते हैं। एल्कोहल से बनता है एल्कोक्साइड आयन। ROH इज एल्कोहल एंड RO- इज एल्कोक्साइड आयन। तो ये एक एल्कोक्साइड आयन है जो कि अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग बेस है। सॉल्यूशन में प्रेजेंट वाटर से ये H+ एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और उसके बाद बन जाएगा एल्डोल। ये प्रोसेस हम लास्ट रिवीजन क्लास में एक्चुअली डिस्कस कर चुके हैं।
लास्ट रिवीजन क्लास में ये प्रोसेस हम डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी एक बार रिविजिट कर रहे हैं। अभी ये जो प्रोडक्ट बना है, ये एक एल्डिहाइड है और इसके बीटा पोजीशन पर हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ है। इस एल्डिहाइड के बीटा पोजीशन पर हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ है, इसी को अपन बोल सकते हैं बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। और इस तरह के बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स ही एल्डोल्स कहलाते हैं। प्लीज कीप योरसेल्व्स म्यूटेड and join with your actual names. इसी को अपन एल्डोल कहते हैं। उसके बाद ये एल्डोल बेसिक मीडियम में डिहाइड्रेट हो जाता है। इसके डिहाइड्रेशन की प्रोसेस क्या है इसको समझते हैं। अगर अपन थोड़ा सा टेम्परेचर हाई रखते हैं तो यहाँ पर इसका डिहाइड्रेशन हो जाएगा। पहले तो ये OH माइनस जो सोल्यूशन में प्रेजेंट है वो इसका एसिडिक हाइड्रोजन निकालेगा, एसिडिक हाइड्रोजन निकालेगा, ये वाला हाइड्रोजन नहीं, एसिडिक हाइड्रोजन जो कि अल्फा हाइड्रोजन है। अल्फा हाइड्रोजन के लॉस से कुल मिलाकर एक वाटर मॉलिक्यूल का लॉस होगा, RCH2 CHOH C माइनस RC डबल बॉन्ड OH। ऑब्जर्व करो इस कार्बन पर शुरू में 2 हाइड्रोजन थे, ये देखो इस अल्फा कार्बन पर शुरू में 2 हाइड्रोजन थे, अब ये दोनों हाइड्रोजन रिमूव हो चुके हैं। इसका मतलब यह हुआ कि फाइनल कंडेंसेशन प्रोडक्ट तक पहुंचने के लिए अल्फा कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन होना जरूरी है। एल्डोल कंडेंसेशन का फाइनल प्रोडक्ट बनने के लिए अल्फा कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन का होना जरूरी है। अब ये जो कॉन्जुगेट बेस बना है इसका ये लोन पेयर इस तरफ साइडवेज ओवरलैप करने की कोशिश करेगा और इस OH माइनस को डिपार्ट करने के लिए फोर्स करेगा। OH माइनस वैसे तो एक पुअर लीविंग ग्रुप है, लेकिन इस कॉन्जुगेट बेस के बनने के बाद इसको हम डिपार्ट करवा पाते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं एलिमिनेशन यूनिमॉलिक्यूलर फ्रॉम कॉन्जुगेट बेस। एलिमिनेशन यूनिमॉलिक्यूलर फ्रॉम कॉन्जुगेट बेस, इस मैकेनिज्म को शॉर्ट में लिखते हैं E1CB मैकेनिज्म, एलिमिनेशन यूनिमॉलिक्यूलर फ्रॉम कॉन्जुगेट बेस। फिर से समझ लो, ये जो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बना था जिसको हम एल्डोल कहते हैं, ये अब वाटर का लॉस अंडरगो करेगा। इसमें से वाटर मॉलिक्यूल का लॉस होगा। वाटर मॉलिक्यूल का लॉस कैसे होगा? अल्फा पोजीशन से हाइड्रोजन निकलेगा और बीटा पोजीशन से OH माइनस निकलेगा। कुल मिलाकर एक वाटर मॉलिक्यूल का लॉस होगा। पहले तो हाइड्रोजन का रिमूवल होगा, सोल्यूशन में प्रेजेंट OH माइनस आयन इस अल्फा हाइड्रोजन को रिमूव करेगा, क्योंकि ये अल्फा हाइड्रोजन एक एसिडिक हाइड्रोजन है, इसको रिमूव कर लिया। फिर ये कॉन्जुगेट बेस बन गया और इस कॉन्जुगेट बेस से अब OH माइनस का भी रिमूवल होगा। तो पहले H प्लस का लॉस हुआ, फिर OH माइनस का। और ये जो एलिमिनेशन हो रहा है ये एक यूनिमॉलिक्यूलर प्रोसेस है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल है। एलिमिनेशन यूनिमॉलिक्यूलर फ्रॉम कॉन्जुगेट बेस, कॉन्जुगेट बेस से ऐसा हो रहा है, इसीलिए इस प्रोसेस को E1CB मैकेनिज्म कहते हैं। इसके बाद फाइनली प्रोडक्ट ये बन जाएगा RC डबल बॉन्ड OH। ये कंडेंसेशन का प्रोडक्ट है। इसमें आप देख सकते हैं एल्डिहाइड ग्रुप का पास वाला कार्बन जो अल्फा कार्बन है और उसका नेक्स्ट कार्बन जो बीटा कार्बन है, उनके बीच में डबल बॉन्ड आ चुका है। इसको बोलते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेशन। सो दिस इज एन अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड इज द फाइनल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। ये एल्डोल कंडेंसेशन का फाइनल प्रोडक्ट है। तो ये मैकेनिज्म हम लास्ट टाइम डिस्कस कर चुके हैं, इसको आज मैंने फिर से ब्रीफली कवर किया। मैंने लास्ट टाइम 4 तरह के एल्डोल कंडेंसेशन बताए थे। सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन, जिसमें सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं। जो मैकेनिज्म अभी मैंने शो किया वो सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन ही है। दूसरा वेरिएंट हो सकता है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, जिसमें एक एल्डिहाइड से अल्फा हाइड्रोजन रिमूव होगा
इनोलेट आयन बनेगा और फिर दूसरे एल्डिहाइड मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। जैसे एसिटल्डिहाइड और एसीटोन के बीच में कंडेंसेशन हो जाए तो वो क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। इसके अलावा एक वेरिएशन इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन का भी हो सकता है। इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन, इसके बारे में हमने लास्ट टाइम बात करना शुरू किया था, वो बात पूरी नहीं हो पाई थी। इसके कॉन्टेक्स्ट में एक एग्जांपल लेते हुए फिर से इसको समझने की कोशिश करते हैं। इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन, मान लो मेरे पास इस तरह का एक कंपाउंड है जिसमें दो एल्डिहाइड ग्रुप्स हैं, ये एल्डिहाइड ग्रुप और बीच में 1 2 3 4 कार्बन्स हैं और फिर से एल्डिहाइड ग्रुप है। अगर एक मॉलिक्यूल के अंदर ही दो एल्डिहाइड या कीटो ग्रुप्स प्रेजेंट हों, कार्बोनिल ग्रुप्स प्रेजेंट हों और अल्फा हाइड्रोजन भी हो, तो एक तरफ से अल्फा हाइड्रोजन का रिमूवल होकर दूसरी तरफ अटैक हो सकता है। ऐसा होने से रिंग फॉर्मेशन, साइकिल फॉर्मेशन हो जाएगा। लेकिन ये रिंग फॉर्मेशन हमें तभी कराना है जब एक रिलेटिवली स्टेबल रिंग बन रही हो। आप जानते होंगे 5 मेंबर्ड या 6 मेंबर्ड रिंग्स रिलेटिवली स्टेबल होती हैं। तो इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन से 5 या 6 मेंबर्ड रिंग बन रही हो तभी ये प्रोसेस करानी है। आप देख सकते हैं ये मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है, लेफ्ट और राइट से एक जैसा ही है, तो अपन किसी भी साइड से अल्फा हाइड्रोजन रिमूव करा सकते हैं और दूसरी साइड अटैक करा देंगे। ठीक है ना। तो पहले OH- से पूरा मैकेनिज्म एक बार फिर देख लीजिए। OH- आयन की मदद से ये हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट किया, यहाँ इनोलेट आयन बना, ये इनोलेट आयन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। पूरा मैकेनिज्म आप लोग भी मल्टीपल टाइम्स लिखकर देखिए, तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा। लिखने से कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपका और आपको बेटर फीलिंग आएगी। तो ये जो इनोलेट आयन है ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। अब ये इनोलेट आयन विद इन द मॉलिक्यूल ही अटैक करेगा, वापस यहाँ पर पाई बॉन्ड बनाएंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड शिफ्ट करेंगे। जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड शिफ्ट हो जाएगा तो फिर ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये मॉलिक्यूल के अंदर ही एक इलेक्ट्रोफिलिक साइट ढूंढेगा और वो इलेक्ट्रोफिलिक साइट ये है। तो ये वाला कार्बन इस वाले कार्बन पर अटैक करेगा। ऐसा करने से आप देखिए 1 2 3 4 5 मेंबर्ड रिंग बनने वाली है। तो यहाँ पर आप 5 मेंबर्ड रिंग बना लीजिए और इसके अंदर नंबरिंग कर लीजिए 1 2 3 4 5, जिससे कोई कंफ्यूजन ना रहे। और अब आप देखिए ये 1 नंबर का कार्बन है ये वाला, इस पर ये C डबल बॉन्ड OH लगा हुआ है। 1 नंबर के कार्बन पर C डबल बॉन्ड OH लगा हुआ है। और ये 5th नंबर का कार्बन है, इस पर O- लगने वाला है। 5th नंबर के कार्बन पर O-, एल्कोक्साइड आयन। ये एल्कोक्साइड आयन फिर वाटर से H+ एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और एल्डोल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये बन गया अपना एल्डोल। एल ऑल, एल का मतलब एल्डिहाइड, ऑल का मतलब एल्कोहल। तो इसमें एल्डिहाइड ग्रुप भी है, एल्कोहल ग्रुप भी है, इसीलिए इसको एल्डोल कहते हैं। और ये एल्कोहल जो है वो बीटा पोजीशन पर बनता है, ये बात आप ऑब्जर्व करिएगा। और बाद में E1CB मैकेनिज्म से वाटर का लॉस होगा, अल्फा और बीटा पोजीशन के बीच में ही डबल बॉन्ड आएगा और कहीं नहीं आएगा। क्यों अल्फा और बीटा के बीच में ही डबल बॉन्ड क्यों आएगा? क्योंकि पहले अल्फा पोजीशन से हाइड्रोजन का लॉस हो रहा है और उसके बाद जो नेगेटिव चार्ज बन रहा है वो OH- को डिपार्ट करवा रहा है। ठीक है ना। तो एल्डोल कंडेंसेशन में हमेशा अल्फा और बीटा पोजीशन के बीच में ही डबल बॉन्ड आता है, ये बात याद रखिएगा। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी यूजफुल हो सकती है। और ये जो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट बनता है ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड भी है, क्योंकि ये वाला डबल बॉन्ड इस वाले डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है, तो ये फाइनल प्रोडक्ट बना। ठीक है ना। कभी कभी क्वेश्चन में इसी प्रोसेस को एक अलग तरीके से भी पूछ लेते हैं। जैसे मान लो मैं आपको इस तरह का क्वेश्चन पूछूं, पहले कंपाउंड X था, उसका ओजोनोलिसिस किया,
रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, O3 फिर जिंक। उसके बाद एक कंपाउंड Y बना, Y को बेसिक मीडियम में थोड़ा सा वार्म कंडीशन में रखा तो ये प्रोडक्ट बना CHO, ठीक है ना। ये प्रोडक्ट Z बना। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि X और Y क्या है। आइडेंटिफाई X एंड Y। तो अगर आप रिएक्शन से फैमिलियर हैं तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ पर X जो है वो डेफिनेटली एक एल्कीन रहा होगा और उस एल्कीन का ओजोनोलिसिस किया गया है तो उससे वो कीटोन और एल्डिहाइड में बदला होगा। तो Y के अंदर एल्डिहाइड और कीटोन प्रेजेंट होंगे और यहाँ पर फिर एल्डोल कंडेंसेशन किया जा रहा है OH माइनस डेल्टा से, तो यही पता चल रहा है। और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एल्डिहाइड बन रहा है। तो Y का एल्डोल कंडेंसेशन कर रहे हैं और रिंग बन रही है। रिंग बनने से ये जाहिर है कि इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन हुआ है, इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन। तो हमें रिएक्शन को बैक ट्रैक करना है, मतलब पीछे की तरफ ले जाना है कि किस ये जो Z बना है इससे प्रीसीडिंग प्रोडक्ट क्या रहा होगा। इससे प्रीसीडिंग सब्सटेंस एक बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड रहा होगा, इसके बीटा पोजीशन पर हाइड्रोक्सी ग्रुप रहा होगा। और ये बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड जो बना है वो अल्फा हाइड्रोजन के लॉस के बाद बना है। इससे समझ में आना चाहिए कि इस वाले अल्फा पोजीशन से हाइड्रोजन निकला था और फिर उस इनोलेट आयन ने इस वाले बीटा पोजीशन पर अटैक किया। तो ये पहले अलग अलग थे। ये वाला जो बॉन्ड है ना, ये ब्लैक में जो मैं दिखा रहा हूं, ये बाद में बना है, एल्डोल कंडेंसेशन के समय बना है। पहले ये बॉन्ड नहीं था। पहले ये मॉलिक्यूल कुछ इस तरह का था, अल्फा पोजीशन से हाइड्रोजन निकला और फिर उस हाइड्रोजन ने इस पर अटैक किया है, तब जाकर ये प्रोडक्ट बना है। ये Y रहेगा एक्चुअली। Y OH माइनस की प्रेजेंस में पहले एल्डोल में बदल रहा है और बाद में फाइनल कंडेंसेशन प्रोडक्ट में बदल रहा है। तो ये Y है। इसमें आप देख सकते हैं टोटल 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम्स हैं, ठीक है ना। और पहले Y जो है वो ओजोनोलिसिस से बना है। इसका मतलब ये एल्डिहाइड ग्रुप्स जो आप दिख रहे हैं ये पहले नहीं थे, पहले इनमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट था। तो ये फर्स्ट और सिक्स्थ नंबर के कार्बन के बीच में पहले डबल बॉन्ड था। फर्स्ट और सिक्स्थ नंबर के कार्बन के बीच में अगर पहले डबल बॉन्ड था, इसका मतलब पहले ये कंपाउंड एक 6 मेंबर्ड रिंग था। ओरिजिनली दिस कंपाउंड मस्ट हैव बीन अ 6 मेंबर्ड रिंग। तो ये X है, X की ओजोनोलिसिस करी तो ये बना है Y में फिर एल्डोल कंडेंसेशन हुआ है और फाइनली बना है Z। इस तरह से कभी कभी बैक ट्रैक करने के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। फाइनल प्रोडक्ट दे दिया और ओरिजिनल रिएक्टेंट्स पूछ लिए, ठीक है ना। एक और एग्जांपल कंसीडर करते हैं इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन का। इस तरह का। अब ये दोनों तरफ से फिर से सिमेट्रिकल है। ये एक डाई कीटोन है, डाई कीटोन। इसमें 2 कीटो ग्रुप्स हैं और इसमें भी इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन कराने के बारे में हमको सोचना है। तो देखिए इसमें यहां भी अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है और ये भी अल्फा कार्बन है। लेफ्ट और राइट में सिचुएशन एक जैसी है। तो चलिए पहले मैं लेफ्ट पर ही फोकस कर लेता हूं। अगर मैं यहां से हाइड्रोजन रिमूव करूं और फिर इस वाले कार्बन पर अटैक कराऊं तो कितने की रिंग बनेगी? और अगर मैं यहां से हाइड्रोजन रिमूव करूं और इस वाले कार्बन के ऊपर अटैक कराऊं तो किस तरह की रिंग बनेगी? तो सोचिए, यहां से अगर रिमूव करें तो 1 2 3 4 मेंबर्ड रिंग बनेगी और यहां से रिमूव करके अटैक कराएं तो 1 2 3 4 5 6 मेंबर्ड रिंग बनेगी। तो 6 मेंबर्ड रिंग डेफिनेटली मोर स्टेबल होती है। तो अपन को ये भी डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सा वाला अल्फा हाइड्रोजन रिमूव करें। तो 4 मेंबर्ड रिंग नहीं बनाएंगे, 6 मेंबर्ड रिंग बनाएंगे।
और 6 मेंबर्ड रिंग बनाने के लिए ये वाला अल्फा हाइड्रोजन रिमूव करेंगे, यहां से इनोलेट आयन बना और फिर इसने विद इन द रिंग अटैक किया है। तो 1 2 3 4 5 6 मेंबर्ड रिंग बन जाएगी। अब मैं पूरा मैकेनिज्म नहीं शो कर रहा हूं, थोड़ा सा शॉर्टकट ले रहा हूं। आप लोगों को भी मैकेनिज्म पता होना चाहिए, बट एट द सेम टाइम थोड़ा शॉर्टकट्स लेना भी आना चाहिए, डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाने का तरीका भी पता होना चाहिए। तो ये 6 तक मैंने नंबर यहाँ मार्क किए और 6 तक नंबर मैंने रिंग में भी मार्क किए। अब ध्यान से समझिए, जो सेकंड नंबर का कार्बन है उस पर एक कार्बोनिल ग्रुप दिख रहा है, तो यहाँ कार्बोनिल ग्रुप बना दो। थर्ड फोर्थ और फिफ्थ नंबर के कार्बन पर कुछ नहीं है। फर्स्ट नंबर का कार्बन सिक्स्थ नंबर के कार्बन के साथ जुड़ गया है, ये नया बॉन्ड बना है फर्स्ट और सिक्स्थ के बीच में। और जो सिक्स्थ नंबर का कार्बन है उस पर O माइनस आ जाएगा, एल्कोक्साइड आयन बन जाएगा। एट द सेम टाइम उस पर एक मिथाइल ग्रुप भी लगा हुआ है, ये मिथाइल ग्रुप। इस तरह का प्रोडक्ट बनेगा। बाद में ये वाटर से H प्लस निकाल लेगा, वाटर से H प्लस निकालने के बाद OH CH3, फिर से ये बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बन रहा है, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन में फिर E1CB मैकेनिज्म के चलते लॉस ऑफ वाटर होगा बेसिक मीडियम में, और अल्फा बीटा पोजीशंस पर अनसैचुरेशन डेवलप होगा, अल्फा और बीटा कार्बन्स के बीच में डबल बॉन्ड। इस तरह का ये फाइनल कंडेंसेशन प्रोडक्ट बनेगा, एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। एल्डोल कंडेंसेशन में हमेशा अल्फा और बीटा पोजीशंस के बीच में ही डबल बॉन्ड आएगा। तो इस तरह से आपको इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन के प्रोडक्ट्स बनाना आना चाहिए। मान लो कंपाउंड कुछ इस तरह का रहे जिसमें एक तरफ एल्डिहाइड हो और एक तरफ कीटोन हो, तो फिर सिचुएशन बदल जाएगी। फिर यहाँ पर हमें सोचना पड़ेगा कि कितने प्रोडक्ट्स बन सकते हैं। अल्फा हाइड्रोजन अगर एल्डिहाइड का रिमूव कराएं और कीटोन पर अटैक कराएं तो एक प्रोडक्ट बन सकता है। अल्फा हाइड्रोजन यहां से रिमूव कराएं और एल्डिहाइड पर अटैक कराएं तो एक प्रोडक्ट बन सकता है। अल्फा हाइड्रोजन कीटोन का रिमूव कराएं और फिर एल्डिहाइड पर अटैक कराएं इधर से, तो एक और प्रोडक्ट बन सकता है। तो यहाँ पर मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनना पॉसिबल है, मल्टीपल प्रोडक्ट्स बन सकते हैं यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट या मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा? उसका जवाब ये है कि एल्डिहाइड्स आर मोर ससेप्टेबल टू न्यूक्लियोफिलिक अटैक एज कंपेयर टू कीटोन्स। तो एल्डिहाइड्स ज्यादा रिएक्टिव होते हैं न्यूक्लियोफिलिक अटैक के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक एल्डिहाइड्स पर ज्यादा फेवरेबल है, कीटोन पर नहीं। तो कीटोन पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक से मेजर प्रोडक्ट नहीं बनेगा, इसको हम रिजेक्ट कर रहे हैं। अगर हम यहां से अटैक कराएं तो 1 2 3 4 मेंबर्ड रिंग बन रही है, 4 मेंबर्ड रिंग भी हम नहीं बनाना चाहेंगे। और अगर यहां से अटैक कराएं तो 1 2 3 4 5 6 मेंबर्ड रिंग बन रही है। 6 मेंबर्ड रिंग रिलेटिवली स्टेबल होती है, तो हम ये वाला पाथ फॉलो करना चाहेंगे और 6 मेंबर्ड रिंग बनाएंगे। कीटोन का अल्फा हाइड्रोजन रिमूव करेंगे और एल्डिहाइड पर अटैक कराएंगे। कीटोन का अल्फा हाइड्रोजन रिमूव किया और एल्डिहाइड पर अटैक कराएंगे। सेकेंड नंबर के कार्बन पर फिर से कीटो ग्रुप लगा हुआ है, सिक्स्थ नंबर के कार्बन पर O माइनस। फाइनली यहां पर जो प्रोडक्ट बनेगा, पहले H प्लस का एब्स्ट्रैक्शन होगा, फिर सेकेंड स्टेप में E1CB मैकेनिज्म से लॉस ऑफ वाटर होगा, फाइनल प्रोडक्ट कुछ इस तरह का बनेगा। दिस इज द एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। इस तरह का प्रोडक्ट बनाने में किसी को प्रॉब्लम है तो बोलिए, प्रॉब्लम है तो बताएं। तो ये तो हो गया एल्डोल रिएक्शन। जो एल्डिहाइड्स एल्डोल रिएक्शन अंडरगो नहीं कर सकते, जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, वो एक दूसरी रिएक्शन देते हैं अंडर द सेम कंडीशंस, अंडर द सेम सिमिलर कंडीशंस,
वो एल्डिहाइड्स या कीटोन्स जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है वो एक दूसरी रिएक्शन देते हैं जिसको अपन बोलते हैं कैनेजारो रिएक्शन। कैनेजारो रिएक्शन। सर। हाँ बोलो। सर वो सर रिंग बनाना नहीं आ रहा पे ना सर, वो रिंग बनती है उसमें वो नहीं आ रहा सर, कैसे बनाते हैं? रिंग के लिए बस आप ये देख लो कौन सा कार्बन किससे जुड़ने वाला है। तो ये फर्स्ट नंबर का कार्बन सिक्स से जुड़ने वाला है, तो फर्स्ट वाले को सिक्स से जोड़ दो, फर्स्ट वाले को यहां से ऐसे सिक्स से जोड़ दो और फिर इसी को अच्छे से रिंग के फॉर्म में दिखा दो। अगर 6 कार्बन की रिंग बनने वाली है तो पहले आप 6 मेंबर्ड रिंग बना लो, उसमें 1 2 3 4 5 6 लिख लो। 1 2 3 4 5 6 लिख लोगे तो और थोड़ा आसानी हो जाएगी बनाने में, ठीक है ना। और फिर देख लो कि किस पर क्या लगा हुआ है। तो 1 नंबर के कार्बन पर तो कुछ भी नहीं लगा हुआ है, तो 1 वाला एज इट इज लग दिया। 2 नंबर का जो कार्बन है उस पर सी डबल बॉन्ड ओ लगा हुआ है तो सी डबल बॉन्ड ओ लगा दिया। 3 4 और 5 पर कुछ नहीं लगा हुआ तो 3 4 और 5 खाली छोड़ दिए। और ये जो छठे नंबर का कार्बन है, 6th नंबर का कार्बन, इस पर आप देख सकते हैं ये डबल बॉन्ड ओ था, तो अब डबल बॉन्ड ओ पर जब अटैक हो गया तो वो ओ माइनस में कन्वर्ट हो चुका है, ओ माइनस में एल्कोक्साइड आयन। इस तरह से आपको देखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ये लिखना? सर। थोड़ा सा प्रैक्टिस करना अपने लेवल पर तो कंफर्टेबल हो जाओगे। कैनेजारो रिएक्शन इज गिवन बाय एल्डिहाइड्स हैविंग नो अल्फा हाइड्रोजन। जिन एल्डिहाइड्स के पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता वो कैनेजारो रिएक्शन देते हैं। दूसरी बात यह है कि कैनेजारो रिएक्शन एक डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन होती है। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन जिसमें एल्डिहाइड्स का ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है। रिडक्शन से अल्कोहल बनता है और ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलेट आयन, कार्बोक्सिलिक एसिड के कोरिस्पॉन्डिंग एनायन बनता है। तो अल्कोहल तो रिडक्शन का प्रोडक्ट है और कार्बोक्सिलेट आयन ऑक्सीडेशन का प्रोडक्ट है। सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो कैनेजारो रिएक्शन को एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। सिंपलेस्ट एल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है वो है फॉर्मल्डिहाइड। कोई बोलेगा इसके पास हाइड्रोजन तो है पर ये तो फंक्शनल कार्बन पर लगे हुए हाइड्रोजन है, इसमें और कोई कार्बन है ही नहीं। फंक्शनल कार्बन के पड़ोस वाले कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं, उस पर लगे हुए हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। तो इस पर कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है एज सच। एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन के दो मैकेनिज्म्स एक्चुअली बताए जाते हैं। एक थोड़ा लोअर कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ OH माइनस पर बताया जाता है और दूसरा हायर कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ OH माइनस पर बताया जाता है। तो मैं आपके सामने दोनों ही मैकेनिज्म्स इसके लिख रहा हूं। मैकेनिज्म 1, पहले तो OH माइनस आयन। अब OH माइनस आयन एज अ बेस एक्ट नहीं करेगा, एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा, क्योंकि अब उसके सामने कोई एसिडिक हाइड्रोजन तो है नहीं, एसिडिक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर नहीं सकता। अब इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पर ही अटैक करेगा, कार्बन विद पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। उसके बाद ये एडिशन प्रोडक्ट बन जाएगा, एनायन बन जाएगा। अब जो ये एनायन बना है ये अनस्टेबल एनायन है। इस एनायन के पास में ये जो ग्रुप लगा हुआ है ना, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। ये ग्रुप जितना इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होता है ना उतना ही कैनेजारो रिएक्शन का रेट फास्टर हो जाता है। अब क्या होगा, इस इंटरमीडिएट में से H माइनस का लॉस होगा, H माइनस का। H माइनस को डिपार्ट कराएंगे हाइड्राइड आयन को, तो ये लोन पेयर इधर ओवरलैप करना जाएगा और यहां से H माइनस को अपन डिपार्ट कराएंगे। H माइनस जो डिपार्ट करेगा वो एक दूसरे एल्डिहाइड मॉलिक्यूल पर, फॉर्मल्डिहाइड मॉलिक्यूल पर एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो क्या हो रहा है फिर से समझ लो, ये जो इंटरमीडिएट एनायन बना है इसमें ये O माइनस पाई बॉन्ड बनाने की कोशिश कर रहा है और हाइड्राइड का डिपार्चर हो रहा है, हाइड्राइड को लीव करा रहे हैं। और ये जो हाइड्राइड आयन है ये H माइनस के फॉर्म में डिपार्ट हो रहा है, लोन पेयर लेकर जा रहा है, कैटायन के फॉर्म में नहीं एनायन के फॉर्म में जा रहा है।
और फिर एनायन के फॉर्म में जब ये जाएगा तो एज अ न्यूक्लियोफाइल ये दूसरे फॉर्मल्डिहाइड मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा। ऐसा होने के बाद फिर क्या बन जाएगा, HC डबल बॉन्ड O OH, यहां से HC डबल बॉन्ड O OH, और दूसरे मॉलिक्यूल से क्या बन जाएगा, HCHO माइनस। ये दो प्रोडक्ट्स बनेंगे। यही वाला स्टेप जो मैंने यहाँ पर बनाया, यही इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है, स्लोएस्ट स्टेप है, रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है, क्योंकि H माइनस को डिपार्ट कराना आसान नहीं होता। H माइनस इज नॉट अ वेरी गुड लीविंग ग्रुप। असल में यहाँ पर ये देखना होता है कि ये जो एल्डिहाइड है ना अपना, इसके पास में ये ग्रुप कौन सा लगा हुआ है। ये ग्रुप अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, तो वो फैसिलिटेट करता है, फैसिलिटेट्स द डिपार्चर ऑफ हाइड्राइड आयन। वो हाइड्राइड आयन का डिपार्चर आसान बनाता है, इंक्रीज करेगा कैनेजारो रिएक्शन का रेट, इंक्रीजेस द रेट ऑफ कैनेजारो रिएक्शन। और अगर यहां पर एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जी, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो फिर वो इस एनायन को स्टेबलाइज करेगा, इस नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करेगा अगर वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है तो। और अगर स्टेबलाइज करेगा तो फिर H माइनस का डिपार्चर फैसिलिटेट नहीं करेगा। H माइनस तभी आसानी से डिपार्ट करेगा जब ये इंटरमीडिएट थोड़ा अनस्टेबल हो, और इस इंटरमीडिएट को अनस्टेबल ये ग्रुप बना सकता है। ये ग्रुप जितना इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग रहेगा उतना ही H माइनस का डिपार्चर आसान बनेगा, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एक्चुअली स्लो करेगा, स्लोज डाउन द रेट ऑफ कैनेजारो रिएक्शन, discourages the departure of H माइनस आयन। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रहेगा तो H माइनस आयन का डिपार्चर मुश्किल हो जाएगा। तो ये जो सेकंड स्टेप था ये रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है। रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में H माइनस आयन डिपार्ट कर रहा है। H माइनस आयन का डिपार्चर तभी आसान बनता है जब यहाँ पर इस एल्डिहाइड ग्रुप से लगा हुआ, एल्डिहाइड ग्रुप से लगा हुआ जो ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग हो, ठीक है ना। ये बात ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट बात है। चलिए ये दो प्रोडक्ट्स बन गए यहाँ पर। अब आप देखेंगे ये कार्बोक्सिलिक एसिड बना है, फॉर्मिक एसिड, और ये मेथॉक्साइड आयन बना है। लेकिन अब इनके बीच में एसिड बेस रिएक्शन होगी, प्रोटॉन सर ट्रांसफर होगा। हाँ बोलो। सर ये एक बार बताना वापस कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और रिलीजिंग ग्रुप से मतलब क्या होगा एक बार। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जैसे हाइड्रोजन अपने आप में एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है इस कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए, ठीक है ना। अगर CH3 होल थ्राइस रहेगा तो वो अपने आप में एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप माना जाएगा। इस तरह के इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स रेट ऑफ कैनेजारो रिएक्शन को बढ़ाएंगे। और अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है थोड़ा सा, जैसे फिनाइल ग्रुप थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप माना जाता है, ठीक है ना। CCl3 ग्रुप अगर लगा हुआ है तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप माना जाएगा, CHO से थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन पुल करने की कोशिश करेगा। इस तरह के ग्रुप्स जो है ना वो कैनेजारो रिएक्शन का रेट स्लो डाउन करते हैं, क्योंकि ये जो इंटरमीडिएट बन रहा है ना इससे अपन को H माइनस डिपार्ट कराना है। H माइनस तभी आसानी से डिपार्ट करेगा जब ये इलेक्ट्रॉन रिच बनेगा, इस ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी। अगर कोई ग्रुप यहाँ से इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहा है तो वो ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा और तभी H माइनस का डिपार्चर फैसिलिटेट होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं, फॉर्मिक एसिड का एसिडिक हाइड्रोजन मेथॉक्साइड आयन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और यहाँ पर बन जाएगा HCOO माइनस प्लस CH3OH। तो जैसा मैंने कहा था ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोडक्ट बनेंगे। फॉर्मल्डिहाइड के रिडक्शन से बना है मिथेनॉल और फॉर्मल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से बना है फॉर्मेट आयन। बाद में अपन इसमें H प्लस डाल सकते हैं, एसिडिफाई कर सकते हैं, तो HCOOH एंड CH3OH ऑब्टेन हो जाएंगे, ठीक है ना। इसी तरह की प्रोसेस, अब अगर प्रोसेस क्लियर हो गई तो फिर अपन और एग्जांपल्स लिख सकते हैं। बेंजल्डिहाइड भी
कैनेजारो रिएक्शन देगा। गिने चुने ही एल्डिहाइड्स हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, ठीक है ना। बेंजल्डिहाइड भी एक है, ये भी कैनेजारो रिएक्शन देगा और प्रोडक्ट बनेगा बेंजाइल अल्कोहल, इसी का रिडक्शन का प्रोडक्ट और इसी का ऑक्सीडेशन का प्रोडक्ट। अगर KOH लिया है तो PHCOO माइनस K प्लस ऐसे लिख सकते हो। अभी मैंने आपको कैनेजारो रिएक्शन का एक मैकेनिज्म बताया था, इसका एक और मैकेनिज्म हो सकता है, वो भी जान लेते हैं। वो सेकंड मैकेनिज्म जो है वो एट हायर कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ OH माइनस फॉलो होता है। अगर हाइड्रोक्साइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो ये सेकंड मैकेनिज्म फॉलो होगा, और पहले जो मैकेनिज्म फॉलो करवाया, सजेस्ट किया, वो एट लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयंस फॉलो होता है, ठीक है। लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन पर कैनेजारो रिएक्शन एक थर्ड ऑर्डर रिएक्शन होती है और हायर कॉन्सेंट्रेशंस पर एक फोर्थ ऑर्डर रिएक्शन हो जाती है। हायर कॉन्सेंट्रेशन पर ही इसका ऑर्डर फोर्थ ऑर्डर हो जाता है। बेंजल्डिहाइड के रिस्पेक्ट में भी सेकंड ऑर्डर और बेस के रिस्पेक्ट में भी सेकंड ऑर्डर, और लोअर कॉन्सेंट्रेशंस पर एट लोअर कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ OH माइनस आयन ये अपने आप में एक थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है। एल्डिहाइड की कॉन्सेंट्रेशन के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल और OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है ना। वैसे कन्वेंशनली किताबों में ये फर्स्ट वाला मैकेनिज्म लिखा रहता है, लेकिन फॉरेन ऑथर्स की बुक्स में ये सेकंड वाला मैकेनिज्म ज्यादा कॉमनली आपको मिलेगा। ये हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस पर फॉलो होता है। पहले OH माइनस आयन एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा PHCO माइनस H और OH। उसके बाद अगर हाईली कॉन्सेंट्रेटेड बेस है तो बेस का एक और आयन यहां पर आकर अटैक करेगा और इस OH का भी H प्लस एब्स्ट्रैक्ट करेगा। तो इस तरह का यहां पर एक डाई एनायन बन जाएगा। डाई एनायन मतलब दो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। पिछले वाले केस में एक ही ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज लाए थे, हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस पर दो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, फिर इसमें से एक ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज इधर ओवरलैप करने जाएगा और H माइनस को डिपार्ट कराएगा। ये जो H माइनस डिपार्ट कर रहा है ये किसी दूसरे न्यूट्रल बेंजल्डिहाइड मॉलिक्यूल पर एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देगा। तो यहां से बन जाएगा PHCH2O माइनस, ये PHCH2O माइनस में बदल जाएगा, और ये वाला जो स्पीशीज है ये किस में बदल जाएगा, देखो PHC डबल बॉन्ड O माइनस में। तो ये बेंजोएट आयन में कन्वर्ट हो गया, बेंजोएट आयन में। और फिर बेंजोएट आयन तो बेसिक मीडियम में ऐसा ही रह जाएगा, लेकिन ये स्ट्रॉन्गर बेस है और ये वाटर से H प्लस निकाल लेगा और बेंजाइल अल्कोहल बना लेगा। ये बेंजाइल एल्कोक्साइड आयन था, लेकिन अब ये बेंजाइल अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया है। बेंजाइल अल्कोहल एंड बेंजोएट आयन, ये दो प्रोडक्ट्स बनेंगे, ठीक है ना। तो इस वाले मैकेनिज्म में एक स्टेप ज्यादा है। ये तो था स्टेप 1, ये स्टेप 2, ये है स्टेप 3 और ये है स्टेप 4। ये 4 स्टेप की प्रोसेस हो गई, जबकि इससे पहले वाला मैकेनिज्म जो मैंने आपको बताया था उसमें 3 ही स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। फर्स्ट स्टेप, फिर न्यूक्लियोफिलिक अटैक का सेकंड स्टेप और फिर प्रोटॉन ट्रांसफर का थर्ड स्टेप। तो ये थोड़ा सा फर्क आ जाता है हायर कॉन्सेंट्रेशंस पर। तो ये था कैनेजारो रिएक्शन का मैकेनिज्म। कभी कभी क्रॉस कैनेजारो रिएक्शन के प्रोडक्ट्स बनाने को भी आता है।
क्रॉस कैनिज़ारो रिएक्शन, क्रॉस कैनिज़ारो रिएक्शन, क्रॉस कैनिज़ारो रिएक्शन में फिर से कई प्रोडक्ट्स बन सकते हैं। जैसे अगर फॉर्मल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन करानी हो, OH माइनस, बेसिक मीडियम, एलिवेटेड टेम्परेचर, थोड़ा सा वार्म 40-50 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो कितने प्रोडक्ट्स बन सकते हैं सोचो। अगर सिर्फ फॉर्मल्डिहाइड की सेल्फ रिएक्शन हो जाए तो 2 प्रोडक्ट्स यहां से बन सकते हैं इसके ऑक्सीडेशन रिडक्शन के। अगर इसकी सिर्फ सेल्फ रिएक्शन हो जाए तो 2 प्रोडक्ट्स यहां से बन सकते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन के। तो 4 प्रोडक्ट्स तो ये हो गए। इसका ऑक्सीडेशन हो जाए, इसका रिडक्शन हो जाए, ऐसा हो सकता है। इसका रिडक्शन हो जाए, इसका ऑक्सीडेशन हो सकता है, हो जाए, ऐसा हो सकता है। तो ये 4 तरह से रिएक्शन कराई जा सकती है। मतलब HCOOH पर ही OH माइनस का अटैक हो और फिर बाद में भी HCOOH का ही रिडक्शन हो। मतलब इसका ही ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो, इसका ही ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो, या फिर इसका ऑक्सीडेशन, इसका रिडक्शन, इसका रिडक्शन, इसका ऑक्सीडेशन। ये 4 तरह से अपन रिएक्शन कराने के बारे में सोच सकते हैं। फिर कौन सा प्रोडक्ट हमें बनाना चाहिए, यहाँ पर ये सवाल उठता है। तो इसका जवाब यही है कि जैसा मैंने पहले बताया था, अगर कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा रहे तो H माइनस का डिपार्चर फास्टर होता है। तो सबसे पहले तो आप दोनों पर ही OH माइनस का अटैक करा लो। OH माइनस का अटैक दोनों पर करा लिया, एक से ये इंटरमीडिएट बन रहा है, दूसरे के कोरिस्पॉन्डिंग ये इंटरमीडिएट बन रहा है, ठीक है ना। ये 2 इंटरमीडिएट्स बन रहे हैं OH माइनस के अटैक से। फिनाइल ग्रुप जो है वो थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, या ये कह सकते हैं कम इलेक्ट्रॉन रिलीज करने वाला ग्रुप है। H उसके कंपैरिजन में ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीज करने वाला ग्रुप है। फिनाइल ग्रुप में sp2 हाइब्रिड कार्बन्स हैं, और sp2 हाइब्रिड कार्बन जो होता है वो sp3 हाइब्रिड कार्बन के कंपैरिजन में यूजुअली थोड़ा सा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव माना जाता है, ठीक है ना। तो फिनाइल थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ये जो नेगेटिव चार्ज है यहाँ पर, इस नेगेटिव चार्ज की तरफ अगर कोई इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो वो इस नेगेटिव चार्ज को डिस्टेबलाइज करेगा। अगर कोई इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो वो इस नेगेटिव चार्ज को डिस्टेबलाइज करेगा, और नेगेटिव चार्ज को डिस्टेबलाइज करेगा तो H माइनस का डिपार्चर फैसिलिटेट होगा। तो H माइनस का डिपार्चर फर्स्ट वाले इंटरमीडिएट में से फास्टर होगा या सेकंड वाले इंटरमीडिएट में से फास्टर होगा? तो इसका जवाब है फर्स्ट वाले इंटरमीडिएट में से H माइनस का डिपार्चर फास्टर होगा। तो फिर हमको इसी अप्रोच को फॉलो करना है और पहले वाले से ही H माइनस रिमूव कराना है। अगर इससे H माइनस रिमूव करा रहे हो तो इससे नहीं कराएंगे, क्योंकि इससे H माइनस का रिमूवल फास्टर होता है। तो अगर फॉर्मल्डिहाइड से H माइनस का रिमूवल करा रहे हैं तो H माइनस का अटैक जो है ना वो दूसरे वाले एल्डिहाइड पर कराएंगे। फॉर्मल्डिहाइड से H माइनस को रिमूव कराया और ये H माइनस बेंजल्डिहाइड पर जाकर अटैक करेगा। अब क्या प्रोडक्ट्स बन जाएंगे? ध्यान रहे, जिससे H माइनस निकलेगा उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और जिस पर H माइनस जाकर अटैक करेगा उसका रिडक्शन हो जाएगा। H माइनस का लॉस ऑक्सीडेशन है, H माइनस का गेन रिडक्शन है। तो बेंजल्डिहाइड H माइनस को गेन कर रहा है तो बेंजल्डिहाइड का रिडक्शन हो जाएगा और फॉर्मल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो फॉर्मल्डिहाइड से ये फॉर्मिक एसिड बन गया और बेंजल्डिहाइड से ये एल्कोक्साइड आयन बन गया। हाँ, इनके बीच में अभी प्रोटॉन ट्रांसफर जरूर कराएंगे और फॉर्मेट आयन एंड बेंजाइल अल्कोहल बनाएंगे। These are the 2 products that we should form. वैसे पॉसिबिलिटीज और भी थी, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन अगर आए एग्जाम में तो ऐसे ही सोचना है कि किससे H माइनस का डिपार्चर फास्टर है। H माइनस का डिपार्चर उसी से फास्टर है जिस पर एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा हुआ हो। दूसरी तरफ अगर यहाँ पर रिएक्शन कुछ ऐसी रहती, HC डबल बॉन्ड OH
प्लस CMe3C डबल बॉन्ड OH माइनस H2O। इस तरह की रिएक्शन रहती तो अपन अब डायरेक्टली डिसाइड करेंगे। देखो ये CMe3 एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीज कर सकता है H के मुकाबले। ये टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप है और वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीज कर सकता है। अगर ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो H माइनस का डिपार्चर फैसिलिटेट करेगा। अगर ये H माइनस का डिपार्चर फैसिलिटेट करेगा तो इसका खुद का हो जाएगा ऑक्सीडेशन, क्योंकि इससे H माइनस निकल जाएगा तो इसका खुद का क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। तो इसको एसिड में बदल दिया और दूसरे वाले का करवा देंगे रिडक्शन। तो दूसरे वाले का रिडक्शन करवा दो, CH3O माइनस बना दो और फिर CH3O माइनस यहाँ से H प्लस पुल कर लेगा तो क्या बन जाएगा, CMe3COO माइनस प्लस CH3OH। So this CMe3 group is more electron releasing effect, इसका greater electron releasing effect है। इसका मतलब ये H माइनस का डिपार्चर ज्यादा फैसिलिटेट करेगा, facilitates the departure of hydride ion। तो इस तरह से अपन को क्रॉस एल्डोल रिएक्शंस में प्रोडक्ट डिसाइड करना आना चाहिए। और अगर कभी एक ही मॉलिक्यूल में दो एल्डिहाइड ग्रुप्स लगे हुए हों, दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो, जैसे इसमें, ठीक है ना, इसको आई थिंक ग्लायोक्सल कहते हैं सर। OH माइनस H2O की, OH माइनस डेल्टा की प्रेजेंस में एक साइड पर ऑक्सीडेशन हो जाएगा और दूसरे साइड पर रिडक्शन। तो ये सेल्फ कैनेजारो रिएक्शन हो, सॉरी इंट्रा मॉलिक्यूलर कैनेजारो रिएक्शन हो गया। सर सर वो ऊपर वाला बताना सर ये वापस। म्यूट करो अपने आप को। H इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है, CMe3 उससे भी स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है। तो CMe3 से अगर एनायन बनेगा OH माइनस के अटैक के बाद, तो CMe3 का इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट इस ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और भी बढ़ाएगा। अगर इस ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो फिर ये ऑक्सीजन इस मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन क्लाउड कम करना चाहेगा, H माइनस को डिपार्ट कराना चाहेगा, न्यूट्रल मॉलिक्यूल बनाना चाहेगा। तो CMe3 से H माइनस निकलेगा और ये जो H माइनस निकलेगा ये जाकर फॉर्मल्डिहाइड पर अटैक करेगा। इस तरह से ये क्रॉस कैनेजारो रिएक्शन के प्रोडक्ट्स बनेंगे। तो ये कैनेजारो रिएक्शन थी, ये भी एल्डिहाइड्स के कॉन्टेक्स्ट में एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। चलिए अब आते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स की तरफ। कार्बोक्सिलिक एसिड्स जनरल रिप्रेजेंटेशन है RC डबल बॉन्ड OH। ये वाला हाइड्रोजन इनका एसिडिक हाइड्रोजन है। इनकी फैमिली के सारे कंपाउंड्स ही एसिडिक हैं, अलग अलग एसिडिक स्ट्रेंथ हो सकती है पर एसिडिक सभी हैं, इसीलिए इनके नाम में ही एसिड वर्ड लगा हुआ है, ठीक है। इनका IUPAC नेम एल्केनोइक एसिड है, एल्केनोइक एसिड। एल्क वर्ड रूट है, कितने कार्बन है उसके कोरिस्पॉन्डिंग। अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स ही हैं तो एन लिखेंगे, डबल बॉन्ड है तो ईन लिखेंगे, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लिखेंगे। और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए सफिक्स है ओइक एसिड, एल्केनोइक एसिड। अगर सिंगल बॉन्ड ही हो तो इनका फॉर्मूला क्रिएट होता है CnH2nO2। इसमें कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के कारण एक डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस आती है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। इनके कुछ कॉमन मेंबर्स के बारे में तो आप जानते ही होंगे, कुछ के कॉमन नेम्स भी हैं। IUPAC नेम्स तो सभी के होते हैं, कॉमन नेम सबके नहीं होते। HCOOH का कॉमन नेम क्या है, फॉर्मिक एसिड। IUPAC नेम मिथ
एनओइक एसिड, मिथेनोइक एसिड। इन बेसिक मेंबर से तो आप फेमिलियर हैं। ये है एसिटिक एसिड, CH3C डबल बॉन्ड O, इस ग्रुप को एसिटाइल ग्रुप कहते हैं और AC से रिप्रेजेंट करते हैं, AC। एसिटिक एसिड इसका कॉमन नेम है, IUPAC नेम हो जाएगा इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड। CH3CH2COOH, इसको कॉमन नेम है प्रोपियोनिक एसिड, IUPAC नेम प्रोपेनोइक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप हमेशा कार्बन चेन के एंड में ही होगा और उसको हमेशा फर्स्ट पोजीशन मिलेगी। कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप्स की प्रायोरिटी में भी फर्स्ट नंबर पर है, ठीक है ना। तो दूसरे फंक्शनल ग्रुप्स यहाँ पर एज सब्स्टिट्यूएंट्स ही ट्रीट किए जाएंगे। अगर इस तरह का कोई कंपाउंड है, इसमें 4 कार्बन एटम्स हैं, तो इसका नाम है आइसोब्यूटायरिक एसिड। कॉमन नेम में जो वर्ड रूट आता है वो टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के कोरिस्पॉन्डिंग आता है। कॉमन नेमिंग का वर्ड रूट हमेशा टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के कोरिस्पॉन्डिंग आता है, जबकि IUPAC नेमिंग में जो वर्ड रूट आता है वो लॉन्गेस्ट चेन के कोरिस्पॉन्डिंग आता है। तो इसमें लॉन्गेस्ट चेन में 3 कार्बन आ रहे हैं, इस वजह से इसका नाम हो जाएगा 2-मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड या सिंपली मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड। तो यहाँ वर्ड रूट प्रोप आया है, प्रोप। यहाँ वर्ड रूट ब्यूट आया है। कॉमन नेमिंग में वर्ड रूट टोटल नंबर ऑफ कार्बन्स के कोरिस्पॉन्डिंग आता है, ठीक है ना। इस तरह के नाम तो आप लिख ही लेंगे। अगर ये कंपाउंड है तो इसका कोई कॉमन नेम तो नहीं है एज सच, पर IUPAC नेम जरूर है। इसका IUPAC नेम क्या होगा? हाइड्रोक्सी। अल्कोहल ग्रुप को आप सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट करेंगे और नाम देंगे हाइड्रोक्सी। ये है मिथाइल। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में H पहले आता है, तो इसका नाम हो जाएगा 3-हाइड्रोक्सी 2-मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड। तो इस तरह की नेमिंग से आप जान पहचान कर लीजिए। कुछ कॉमन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स के नाम भी जान लीजिए। कुछ कॉमन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स जैसे ये COOH, इसका कॉमन नेम है ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड। और IUPAC नेम है इथेन डाइओइक एसिड, इथेन डाइओइक एसिड। ऐसे ही और भी डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स काफी इंपॉर्टेंट हैं। इनफैक्ट इनके कॉमन नेम्स भी काफी इंपॉर्टेंट हैं। इस कंपाउंड को बोलते हैं मेलोनिक एसिड, 3 कार्बन वाला डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। ये 4 कार्बन वाला डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, इसका नाम है सक्सीनिक एसिड, मेलोनिक एसिड, सक्सीनिक एसिड। IUPAC नेम्स है प्रोपेन डाइओइक एसिड, ब्यूटेन डाइओइक एसिड। ये तो अंडरस्टूड ही है कि यहाँ पर COOH ग्रुप्स हैं जो है वो एंड पर ही है, इसलिए पोजीशन बताने की जरूरत नहीं है। एक अगर फर्स्ट पोजीशन पर है तो दूसरा 4th पोजीशन पर होगा ही होगा, बीच में कहीं होगा नहीं। ब्यूटेन डाइओइक एसिड लिखने से अपने आप जाहिर हो रहा है कि एसिड ग्रुप एकदम एंड पर ही हो सकते हैं। 1 2 3 4 5, ये 5 कार्बन एटम्स इसके एंड पर लगे हुए कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप्स, इसको अपन कॉमन नेमिंग में ग्लूटैरिक एसिड बोलते हैं, ग्लूटैरिक एसिड। और IUPAC नेमिंग में पेंटेन डाइओइक एसिड। तो ये कॉमन नेम्स याद रखिएगा।
2 कार्बन वाला डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, मैलोनिक एसिड, सॉरी ऑक्सैलिक एसिड, 3 कार्बन वाला मैलोनिक, 4 कार्बन वाला सक्सीनिक, 5 कार्बन वाला ग्लूटैरिक और 6 कार्बन वाला डाइकार्बोक्सिलिक एसिड कहलाता है एडिपिक एसिड। ये डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स भी इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है एडिपिक एसिड, हेक्सेन डाइओइक एसिड। इसके अलावा इस तरह के डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स के बारे में भी जान लीजिए। इसमें 2 COH ग्रुप जरूर है, लेकिन बीच में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी है, ठीक है ना। इस फर्स्ट वाले का नाम है मैलोनिक एसिड, सॉरी मैलिक एसिड, मैलिक एसिड, प्लीज करेक्ट करें। ये जो सिस वाला आइसोमर है, ये दोनों कंपाउंड जो मैंने अभी ड्रॉ किए ये म्यूचुअल आइसोमर्स हैं। सिस वाले फॉर्म को अपन बोलते हैं मैलिक एसिड और ट्रांस वाले फॉर्म को फ्यूमेरिक एसिड। मैलिक एसिड एंड फ्यूमेरिक एसिड IUPAC नेम्स हो जाएंगे ब्यूटीन डाइओइक एसिड, सिस ब्यूटीन डाइओइक एसिड। पोजीशन बताने की ऐसा जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑब्वियस है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड सेकंड और थर्ड कार्बन में ही हो पाएगा, फंक्शनल कार्बन से तो कोई कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नहीं लग पाएगा। और इस दूसरे वाले का नाम हो जाएगा ट्रांस ब्यूटीन डाइओइक एसिड, ठीक है ना। तो ये मैलिक एसिड एंड फ्यूमेरिक एसिड ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं, इनके डायपोल मोमेंट्स और फिजिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस होगा। एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड से भी जान पहचान कर लीजिए। इस कंपाउंड को कॉमन नेम है बेंजोइक एसिड, IUPAC नेम बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड लिख सकते हैं। इवन बेंजोइक एसिड भी IUPAC एक्सेप्टेड नेम है। बाकी नाम तो आप आई थिंक लिख ही लोगे। अगर 2 COH ग्रुप्स ऑर्थो पोजीशन पर लगे रहें तो इसका नाम हो जाएगा थैलिक एसिड, इसका कॉमन नेम है थैलिक एसिड, ठीक है ना। बेंजीन 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, ये इसका IUPAC नेम हो जाएगा। ऐसे ही अगर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप्स एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मेटा पोजीशन पर लगे रहें तो IUPAC कॉमन नेम होता है आइसोथैलिक एसिड। जितने नाम मैंने आपको लिखवाए हैं कॉमन नेम्स, ये तो आपको ध्यान रखने होंगे, ये कभी डायरेक्टली यूज में आ सकते हैं। बेंजीन 1,3 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। और अगर ये पैरा पोजीशन पर लगे रहें 2 COH ग्रुप्स तो इस कंपाउंड को बोलते हैं टेरेफ्थैलिक एसिड। P यहां पर साइलेंट है, टेरेफ्थैलिक एसिड। बेंजीन 1,4 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये कुछ कॉमन कार्बोक्सिलिक एसिड्स के कॉमन नेम्स एज वेल एज IUPAC नेम्स थे, इनसे तो आपको जान पहचान करनी ही होगी। बेंजीन रिंग पर अगर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लगा हुआ है तब तो वो एरोमेटिक एसिड कहलाएगा। बेंजीन रिंग के बाहर वाले कार्बन पर अगर लगा हुआ है तब वो एरोमेटिक एसिड नहीं कहलाएगा। इस वाले कंपाउंड का IUPAC नेम हो जाएगा 1,फेनाइल इथेनोइक एसिड। इसमें हम 2 कार्बन की चेन कंसिडर करेंगे और मानेंगे कि फिनाइल एज ए सब्स्टिट्यूएंट सेकंड नंबर के कार्बन पर लगा हुआ है, 2,फेनाइल इथेनोइक एसिड, ठीक है ना। तो ये हुई नेमिंग की कुछ बातें। इसके आगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन।
एंड रिएक्शंस, एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ्स, एसिडिक स्ट्रेंथ्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, इन पर चर्चा अपन नेक्स्ट रिवीजन क्लास में करेंगे। आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं। किसी का कोई डाउट है तो बोल सकते हो। यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ गई क्या? साइलेंस का मतलब मैं हाँ में ही ले रहा हूँ। चलिए ठीक है, फिर आज का सेशन यहीं पर कंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में यहाँ से आगे बढ़ेंगे। थैंक यू एवरीवन।